नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग को पता ही होगा कि इधर जो है हमारे जो टेस्ट सीरीज जो पार्ट है वो यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं तब तक जब तक आप लोगों का टेलीग्राम सही नहीं हो जाता। और ये जो है 22 तारीख तक तो चीज़ें वर्क में आ ही जाएंगी। तो आइए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो जो टेस्ट नंबर हमारा 57 था का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं है। पार्ट 1 तो मैंने कल कराया था और ये पार्ट 2 है। और देखिए, पीछे जो मैंने कराया था वो 1857 के विद्रोह के कारण पे प्रश्न हो चुका है, प्रभाव पे प्रश्न हो चुका है। और अब जो प्रश्न होगा वो होगा, नहीं सॉरी, प्रभाव पे तो नहीं हुआ है, कारण पे हुआ है। इसको बंद कर दो। कारण पे हो गया है और स्वरूप पे हो गया है। अब जो आपके टॉपिक में अगला था 1857 के विद्रोह के प्रभाव को लेकर के था। देखिए, आपके टॉपिक में कारण, स्वरूप और प्रभाव, तीन पे प्रश्न मतलब पूछने की संभावना, क्योंकि यही आपके टॉपिक में दिया गया है। तो हमने 1857 के कारणों को बताया, फिर उसके स्वरूप की मैंने चर्चा कर दी कल वाले वीडियो में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा करके देख लें। आज जो है हम उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 1857 ईस्वी के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह का क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो है प्रभावों का मूल्यांकन करना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये सब तो जान ही रहे होंगे कि संस्थान जो है टीजीटी को लेकर के बैच स्टार्ट कर चुका है। तो ऐसे में यदि अभी तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन ले और इसका लाभ उठाएं। और यूपी पीसीएस जो हमारा वर्ष भर चलता है, तो वो पेपर 5 से अभी हमारा नया बैच जो सबसे लेटेस्ट बैच है वो पेपर 5 से चला। देखिए, बैच तो कई चल रहे हैं लेकिन जो सबसे लेटेस्ट होते हैं उसमें ही जो न्यू एडमिशन उनको किया जाता है एक्सेस। तो ऐसे में पेपर 5 से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, के इतिहास में फिर इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक अच्छा अवसर है, इसका लाभ उठाइए और इस बार जो है फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाइए। चलिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन करना 12 अंक का प्रश्न है। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो 3 डायमेंशंस में है कि 1857 के विद्रोह को थोड़ा सा बता दीजिए भूमिका में, वही आपकी भूमिका हो गई। अब इसके अगर 3 डायमेंशंस देखेंगे तो सामाजिक प्रभाव देखना है इसका, आर्थिक प्रभाव देखना है और राजनैतिक प्रभाव देखना है। तो थोड़ी सी आप भूमिका दें कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण उत्पन्न हुए राजनैतिक क्षोभ, आर्थिक शोषण और सामाजिक धार्मिक असुरक्षा के खिलाफ भारतीय जनमानस की पहली संगठित और व्यापक प्रतिक्रिया थी। मतलब 1857 के विद्रोह के बारे में आप बता रहे हैं कि जो विद्रोह हुआ था तो ऐसा नहीं था कि इसमें केवल सैनिक वर्ग ने ही पार्टिसिपेट किया था और ये मात्र सैनिक विद्रोह था, जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं। पीछे की क्लास यदि आपने देखा होगा स्वरूप पे तो आप लिंक कर पा रहे होंगे। ये केवल सैन्य विद्रोह नहीं था। इसमें क्या है, इसमें औपनिवेशिक नीतियों की जो भूमिका थी के तहत जो राजनीतिक क्षोभ उत्पन्न हुआ विभिन्न रियासतों में, राजाओं में, आर्थिक शोषण हुआ, किसका हुआ, जो मध्य वर्ग था, जो किसान वर्ग था, उनका जो शोषण हुआ, फिर सामाजिक धार्मिक जो असुरक्षा को लेकर के चीजें हुई, ये सब सम्मिलित कारण थे के होने के। जहां तक इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों के मूल्यांकन का प्रश्न है तो इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो यही आपको एक छोटी सी भूमिका देने के बाद तुरंत जो है अपने मूल प्रश्न पे उतर जाना है। तो आप ये बता रहे हैं, अब हम जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को एक एक करके देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले आप आइए देखिए राजनीतिक प्रभाव। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ। सबसे पहले आप देखेंगे कि कंपनी के स्तर पे क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए। तो देखेंगे कि कंपनी का शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उसके शासन का अंत हो जाता है और क्राउन का नियंत्रण स्थापित होता है। मतलब अब कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश ताज का नियंत्रण जो है वो शुरू हो जाता है। पहला परिवर्तन हुआ कंपनी के स्तर पे।
गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त हो गया। अब उसी की जगह एक नया पद आता है, किसका आता है? वायसराय का आता है। आप लोग पीटी में खूब पढ़े होंगे। और ब्रिटेन में भारत के मामलों को देखने के लिए भारत सचिव का पद बनाया गया। मतलब ब्रिटेन में, भाई आप लोग को पता ही होगा कि ब्रिटेन से ही जो है भारत के लिए नीति नियमों का निर्माण होता था ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इन सबको देखरेख करने के लिए भारत सचिव का एक पद बनाया गया कि वो केवल भारत के मामलों को देखेगा। तो वो कहाँ बैठता था? तो वो ब्रिटेन में बैठता था। कौन? भारत सचिव। तो गवर्नर जनरल खत्म, वायसराय आ गए और भारत सचिव आ गए। तो ये अगला जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा। फिर विस्तारवादी नीति का त्याग। आप लोग को पता ही होगा, डलहौजी के समय तक, मतलब जब तक 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, तो उसके पहले तक जो है प्लासी से लेकर के, मतलब 1757 से लेकर के 1857 तक, ये 100 साल में अंग्रेजों ने खूब अपने भूभाग का विस्तार किया, क्षेत्र का विस्तार किया। और किसी भी तरीके से, मतलब जो मैंने सहायक संधि बताया, घेरे की नीति बताया, अधीनस्थ की नीति बताया, फिर हड़प नीति बताया, तो उन सब के माध्यम से क्या था कि किसी भी तरीके से भाई जहाँ युद्ध की जरूरत पड़े तहाँ युद्ध करिए, जहाँ कूटनीति की जरूरत पड़े वहाँ कूटनीति के द्वारा अंग्रेजों ने अपने सत्ता का खूब विस्तार किया था। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। और ऐसे में वो क्या कहते हैं कि तत्काल में अपनी विस्तारवादी नीति, मतलब जो आक्रामक तरीके से विस्तार कर रहे थे, उस पे जो है वो रोक लगाते हैं। यही आप बता रहे हैं कि विस्तारवादी नीति का त्याग कर दिया गया, जो देसी राजाओं को अपना उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि झांसी की रानी ने जो बहुत प्रचंड विद्रोह किया था, वो उत्तराधिकार को लेकर के ही उनको समस्या थी। वैसे में जो पहले वाली स्थिति थी 1857 के विद्रोह के बाद, उसे बहाल कर दी गई कि भाई ठीक है, यदि कोई राजा निसंतान डेथ करता है तो वो उत्तराधिकार के तहत गोद लिया हुआ जो बालक है वो वैधानिक अधिकारी माना जाएगा। तो ये परिवर्तन होता है। अब अंग्रेजों द्वारा क्या नीति लाया गया? फूट डालो राज करो की नीति। मतलब अब अंग्रेजों का जो चरित्र है वो कूटनीति की तरफ ज्यादा गया। और आप देखेंगे कि अब इसी के तहत फिर वो क्या करेंगे, वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे। और हिंदू मुस्लिम, चूंकि 1857 के विद्रोह में मैंने कहा ही था कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता एकदम दिखाई देती है। और विभिन्न क्षेत्रों में, अगर कहीं जगदीशपुर में हिंदू शासक जो है वो मुकाबला कर रहे हैं कुंवर सिंह के रूप में, तो वहीं फैजाबाद हुआ, इलाहाबाद में लियाकत अली हुआ, बरेली में खान बहादुर, ये लोग जो है मुहंडन नेतृत्व कर रहे हैं। झांसी में हिंदू हैं, तो अवध में बेगम हजरत महल हैं। तो इस तरीके मतलब सम्मिलित प्रयास किया गया था हिंदू मुस्लिमों के द्वारा। तो अंग्रेजों को लगा कि यदि भारत में राज करना तो क्यों नहीं इन दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए, और इस तरीके से हमारी जो है स्वार्थ सिद्धि होती रहेगी। और आप देखेंगे उसके बाद तमाम एक्ट जो आते हैं, 1909 का एक्ट, 19 का एक्ट, 1935 का एक्ट, जो मैंने पीछे कराया है क्लास में, तो आप लोग को अंदाजा ही होगा किस तरीके से वहाँ जो है ये सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, और बेसिकली 1909 के एक्ट के द्वारा। तो यही है कि अब जो है अंग्रेज जो है आक्रामक युद्ध नहीं करेंगे, अब केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए देखिए मुसलमानों से नजदीक के क्रम में ये सर सैयद अहमद खां को मोहरा बनाते हैं, और उनके द्वारा कुछ कुछ मुस्लिम धर्म के लिए सुधार का काम करते हैं, और ये दिखाते हैं कि अंग्रेज जो है मुस्लिमों के तो सच्चे हितैषी हैं और हिंदुओं को थोड़ा दूर करते हैं। इस विद्रोह के कारण भारत में ब्रिटिश विरोधी राजनीति का नेतृत्व सहज तरीके से मध्य वर्ग के हाथों में चला गया। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो राजनीतिक पॉइंट में ही आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इस विद्रोह ने जो है वो मध्य वर्ग को केंद्र में ला दिया। मतलब इसके पहले जो राजे रजवाड़े थे, अब उसके बाद अब जो आगे के विद्रोह होंगे आप देखेंगे उसका नेता कौन होगा, तो उसका नेता मध्य वर्गीय लोग होंगे। अब राजाओं का प्रतिरोध नहीं होगा स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के। अब होगा कौन? अब जो मध्य वर्गीय लोग हैं, चाहे वो समाज सुधार के लोग हों, धर्म सुधार आंदोलन के लोग हों, उसके बाद फिर कांग्रेस आ जाती है, फिर कांग्रेस के जो नेता निकल के आते हैं, इन लोगों के हाथ में फिर नेतृत्व शिफ्ट हो जाता है। इस विद्रोह ने भारत के राष्ट्रवाद के भाव को मजबूत किया, मतलब भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना उसमें मजबूत किया।
कई नायक और इनका दिए, जैसे नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। मतलब इस विद्रोह का जो राजनीतिक प्रभाव एक और पड़ा कि इसने जो है पूरे भारत में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया, और मैंने स्वरूप के तहत बताया था। और इसमें कई नायक नायिका निकल के आए, जैसे कुंवर सिंह, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। ये सम्मिलित प्रभाव हो गए राजनीतिक। और कभी यदि आपसे 8 अंक के प्रश्न में यही पूछ ले कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, तो मुझे लगता है कि इतना पॉइंट में आप बहुत शानदार तरीके से उत्तर लिख लेंगे। इसलिए देखिए, यहाँ हम लॉन्ग प्रश्न करा रहे हैं ताकि आपको जो है शॉर्ट प्रश्न करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है कि वो आर्थिक प्रभाव क्या है। धन की व्यापक स्तर पर क्षति हुई। वे 1857 के विद्रोह का यदि आर्थिक प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहले तो कोई भी युद्ध होता है तो उसमें धन और जन की हानि होती है, मतलब जान माल की क्षति होती है। तो इस विद्रोह में भी बहुत व्यापक स्तर पर धन की क्षति होती है। फिर धन के निष्कासन में वृद्धि होती है, मतलब इसके बाद जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो 1757 में प्लासी के बाद जिसकी बात हुई थी, 1857 के बाद देखेंगे और ज़्यादा तेजी आती है, क्योंकि अब जो है अंग्रेज एक व्यवस्थित रूप से, मतलब इस तरीके की नीतियों का वो क्रियान्वयन करते हैं, जो है वो भारत से ज़्यादा धन विदेश ले जाया जा सके, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जो दूसरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। फिर इस युद्ध के बाद क्या हो, कुटीर उद्योग, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उनका विनाश हुआ, क्योंकि युद्ध में ऐसा नहीं है कि जब कोई भी देश युद्ध लड़ रहा होता है तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो युद्धक अर्थव्यवस्था का होता है, मतलब अस्त्र शस्त्र उद्योग डेवलप होगा, आयरन इंडस्ट्री डेवलप होगी। लेकिन जो कॉमर्शियल चीज़ें हैं, जो और वस्तुएं, जो जैसे खाद्य वस्तुएं हो गई, और जो भी हमारे उद्योग धंधे वो प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि जो हमारे कुटीर उद्योग थे, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, वो 1857 के विद्रोह के बाद बहुत तेजी से वो डिक्लाइन करते हैं, उनका पतन होता है। और उसके पतन के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, आप लोग को पता ही होगा, और उसका जो है अब प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा था। वहाँ से जो निर्मित माल थे, मशीन निर्मित, वो लागत में कम होते थे और आकर्षक दिखते थे वनस्पत भारत के सामान की तुलना में। तो जब सस्ता मिलेगा और टिकाऊ मिलेगा तो लोग उसी की तरफ जाएंगे, और यही कारण था कि स्वदेशी आंदोलन तक आते आते आप देखेंगे 5 तक जो भारत है वो ब्रिटिश सामानों से पटा पड़ा था। और जो भारतीय नेता थे स्वदेशी आंदोलन में क्या कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उनको ये लगता था कि जो विदेश इतना ताकतवर हो रहा है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, यदि हम उनकी का बहिष्कार करेंगे उनके पांव भारत में वैसे भी उखड़ जाएंगे। भारत का जो स्वदेशी मूवमेंट होता है उसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहुत ज़्यादा बहिष्कार की बात होती है, और विशेषकर कपड़ों को लेकर के। फिर कृषकों की बदहाली, भारी भू राजस्व ने किसानों को साहूकारों के कर्ज में फंसा दिया। मतलब किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी ब्रिटिश राज में कि वो अपनी जमीन पे जो है वो मजदूरी करने के लिए अभिशप्त थे, क्योंकि उनकी जमीनें क्या हो गई, साहूकारों के चंगुल में फंस कर हो गई, मतलब उनकी जमीन छिप गई। और जिस तरीके से मैंने पीछे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, जमींदारी व्यवस्था के बारे में या महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा, अंग्रेजी नीतियों ने जो भू राजस्व की नीतियाँ थी, किस तरीके से किसानों का शोषण किया, ये सारे जो प्रयास हैं, ये प्रभाव है वो आर्थिक प्रभाव है। अब हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहले सामाजिक प्रभाव के तहत आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने जो है वो हस्तक्षेप की नीति का अंत कर दिया। किसमें हस्तक्षेप ये करते थे, तो 1857 से पहले अंग्रेजों ने समाज सुधार के नाम पर कई कानून बनाए थे, जैसे सती प्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को रोकने के लिए। लेकिन इस विद्रोह के बाद सरकार ने सुधार के प्रावधानों को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि ये जो सुधार थे इसको लेकर के जो भारत में रूढ़िवादी लोग थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। उनका कहना था कि भाई हमारी रीतियाँ हैं, हमारी मान्यताएं हैं, ये अंग्रेज कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले। और अंग्रेजों को भी लगा कि भाई
और उसके बाद ईसाई मिशनरियों की भूमिका थी बहुत ज़्यादा धर्म पे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यदि भारत में दीर्घकालिक तौर पे रहना है तो इनकी नीतियाँ हैं, भले ही वो कुरीतियाँ हों, भई सती प्रथा कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और बाद में इसका अंत भी होता है। या बाल विवाह भी उचित नहीं है, विधवा पुनर्विवाह एकदम होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों की जो सुधारवादी नीतियाँ थी वो तो कुछ हद तक वो ठीक थी, लेकिन उसका चूँकि विरोध किया गया और अंग्रेज़ों को लगा कि भई हमको क्या पड़ा है कि दूसरे की चीज़ों में टाँग अड़ाएँ, हम क्यों अपना दुश्मन बनाएँ भारतीयों को और जाने दो इनकी जो रीति नीति है वो अपने अनुसार चलें। तो ऐसे में फिर ये जो नीतियाँ थी जिनका क्रियान्वयन बहुत तेज़ी से सरकार सख्ती से करवा रही थी, वो सबसे पीछे हट गई और भारतीयों को कह दी कि ठीक है, जो आपके रिचुअल्स हैं, जो आपकी मान्यताएँ हैं, आप उनको मानते करते रहिए। तो सामाजिक प्रभाव के तहत सबसे पहला तो प्रभाव यही पड़ा था। फिर आप देखेंगे कि जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया। क्योंकि अंग्रेज़ों को ये लग गया कि ये जो भारतीय सेना है, ये तो कभी भी हमको जो है भारत से भगा सकती है और अगर मैंने पीछे स्वरूप के तहत बताया ही था कि उसमें जो विद्रोह किया था वो केवल केवल बंगाल रेजिमेंट ने किया था। अगर उसी के साथ मद्रास और बम्बई रेजिमेंट भी इस विद्रोह में शामिल हो जाता, सोचिए कि अंग्रेज़ों को निश्चित तौर पे भारत छोड़ देना पड़ता, क्योंकि जो अंग्रेजी जो सैनिक थे वो बहुत कम थे। मतलब एक-एक सैनिक पे 3-3 4-4 भारतीय सैनिक पड़ते, तो आप सोचिए कहाँ टिक पाते। लेकिन वही है कि बंगाल रेजिमेंट ने भागीदारी करी, मद्रास रेजिमेंट और बम्बई रेजिमेंट से सहयोग मांगा कि आइए इस आज़ादी की लड़ाई में आप भी सहयोग करें और भारत से अंग्रेज़ों को भगा करके भारत को स्वतंत्र कराएं। तो वो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं कि बंगाल के द्वारा किए गए विद्रोह का दमन करने पे लग जाते हैं। तो यही चीज़ें, तो अंग्रेज़ों को ये लग गया कि भाई सेना में जो है अब कुछ ऐसा किया जाए ताकि सेना भी मतलब भारतीयता के नाम पर यूनाइट ना होने पाए। तो क्या करते हैं कि अब सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। पहली बात, जहाँ जैसे सपोज करिए पहले एक यूरोपीय सैनिक पे क्या था, 4 भारतीय सैनिक थे, तो अब ये प्रयास किया गया कि 1 पे 2 हो जाएँ। इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा। तोप खाना जो था वो भारतीयों को एकदम अलग कर दिया गया। मतलब जो आर्टिलरी होती थी वो बहुत प्रभावी भूमिका निभाती थी भूमि में। तो अब तो खाने का इंचार्ज भारतीयों को बनाना ही नहीं है, वो उसका नेतृत्व अंग्रेज लोगों के पास रहेगा, अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के पास रहेगा। तो भारतीय वहां से भी हट गए और अब क्या किया गया कि भारतीय सेना का जाति आधारित रेजिमेंटेशन कर दिया गया। मतलब क्या कर दिया गया कि अब भारत में सिख रेजिमेंट हो गए, जाट रेजिमेंट हो गए, गोरखा रेजिमेंट हो गए। और आज भी आप देख रहे होंगे कि सेना में हमारे इसी तरीके से राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है। अभी यादव रेजिमेंट के लिए बातचीत हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि यादव रेजिमेंट बनाया जाए। तो इसी तरीके से कल को ब्राह्मण लोग कहेंगे कि ब्राह्मण रेजिमेंट बनाया जाए। एक तरीके से ये जातियों में बांटने का तरीका था और ये प्रयास किसके द्वारा किया गया, यही अंग्रेजों के द्वारा। कब किया गया, 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, ताकि जो भारतीय सैनिक है वो जाति में ही बटे रहे। मतलब सिख वाले को लगे कि हमारी जो रेजिमेंट है वो श्रेष्ठ है और हम सिख को गोरखा, गोरखा को सिख के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ा सके, और जरूरत पड़ी तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े भी। तो यहाँ भी वो सफल रहे। अंग्रेजों का मानना था कि इससे भारतीय सैनिक जाति में बट जाएंगे और राष्ट्र की भावना जो है क्या होगी, नहीं आएगी। ये जो है ये सब सामाजिक प्रभाव थे। तो इस प्रकार उपयुक्त से स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह का प्रभाव बहुआयामी था। भले ही विद्रोह तात्कालिक रूप से सफल नहीं रहा, किंतु इसने भारतीयों के मन में अंग्रेजी भय को समाप्त कर दिया। मतलब इसमें क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार देखा जा सकता है कि जो 1857 के विद्रोह का प्रभाव था वो बहुआयामी प्रभाव का था। कैसे था, आप देख रहे हो कि इसका राजनीतिक प्रभाव भी बड़ा व्यापक था, सामाजिक प्रभाव भी अभी आपने देखा, और आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। इस तरीके से ये बहुआयामी भूमिका में था। भले ही यह विद्रोह तत्काल में सफल नहीं हुआ। भाई उद्देश्य क्या था विद्रोहियों का, भारत को आजाद कराना। भारत आजाद हुआ नहीं हुआ, तात्कालिक उद्देश्य सफल नहीं रहा। लेकिन आप देखेंगे कि इसने जो सबसे बड़ा काम किया कि भारतीयों के मन में जो अंग्रेजों का डर था उस भाव को समाप्त किया, पहली चीज। और दूसरी चीज आप देखेंगे
कि फिर आगे के जो भी आंदोलन होते हैं तो उसके लिए आधार का काम किसने किया था? यही 1857 के विद्रोह ने किया था। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बड़ी मतलब भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका निष्कर्ष बीच का पार्ट कैसे लिखना है। और देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम पॉइंट ज़्यादा बता रहे हैं, आप वहाँ और संक्षेप में कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशंस को तो सभी को टच करना है, क्योंकि बिना सारे डायमेंशन टच किए आप जो है बेहतर अंक नहीं पाएंगे। और ये सब तो हमारे बैचेज हैं, आपके आपको बताया ही जा चुका, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे लास्ट में ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। और अधिक जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे किसी बैच को ज्वाइन करने के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।